Hello, dear students. I am Navneel God from Tagore School, Parvatsar, and I heartily welcome you in my online class of subject science, class 8th. And it is the first day of our online class. So I heartily welcome you on this first day. Dear students, we will study our science book in this online class, and it is the first day. So I want to introduce you to the book. You can see on the screen the book of science of class 8th. It is here, textbook for class 8 science, and there are, let's see how many lessons are there in this class. I want to show you. There are 18 lessons. There are 18 lessons in this book, and we will read these lessons one by one. And we are starting this book from the chapter 1, which is crop production and management. It is the first lesson of this book, crop production and management. Let's go on the chapter. And as you can see on the screen, it is the chapter 1, crop production and management. As you know, crop means fasal, production means utpadan, and management means प्रबंधन, व्यवस्था करना, प्रबंध करना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं. तो यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल यानी क्रॉप का प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन, एंड मैनेजमेंट और उसका प्रबंधन. यानी कि कोई भी जो क्रॉप होती है, जो भी फसल होती है, भले ही गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कोई सी भी फसल जो होती है, कोई भी फसल, उसका प्रोडक्शन करना होता है, उसको उगाना होता है, उसका उत्पादन करना होता है, तो उसको क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं. और जब कोई फसल उसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसका उत्पादन हो जाता है, और उसके बाद में उसका प्रबंधन करना होता है. प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट. इंग्लिश में जो मैनेजमेंट वर्ड यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है प्रबंधन. प्रबंधन का मतलब होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना. तो फसल को केवल उगाना ही सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जब फसल उग जाती है तो उगने के बाद में उसको हार्वेस्ट करना, उसको कटाई करना, और उसके बाद में उसको मार्केट तक पहुंचाना, और उसके बाद में लास्ट में उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक पहुंचाना. तो इसको प्रबंध कहेंगे, इसको कहेंगे हम मैनेजमेंट. तो फसल का कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, we will discuss, we will read about all of these in this topic. Let's start the topic. But before starting the topic, I want to tell you some difficult words. मैं आपको कुछ difficult words बताना चाहूँगा जो इस पेज में आने वाले हैं, ताकि आप लोग जब उस लाइन को, उस पैराग्राफ को जब पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने में. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं. जैसे सीकल एक वर्ड आएगा यहाँ पर, तो सीकल का मतलब है हंसिया या दरांती. तो आपने देखा होगा इस तरह की क्वेश्चन मार्क की जैसी एक इंस्ट्रूमेंट होती, इम्पेलीमेंट होती है, जो खेतों में कटाई करने के काम में ली जाती है. पेड़ों को, खेत की फसलों को उससे काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो वो सीकल कहलाती है. हिंदी में इसको हंसिया या दरांती कहते हैं. एक और वर्ड यहाँ पर आता है शोवल. शोवल का मतलब होता है बेलचा. बेलचा जो कि खेत को लेवलिंग करने के लिए काम आता है, तो ये शोवल इसको कहा जाता है. और भी जो वर्ड्स आएंगे उनसे भी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. एक वर्ड आएगा प्रैक्टिसेज. ये वर्ड और भी कई जगह पर आप पढ़ेंगे. प्रैक्टिसेज, प्रैक्टिसेज का मतलब है पद्धतियाँ या विधियाँ. पद्धतियां या विधियां प्रैक्टिसेज कहलाएगी. जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी कि खेती की विधियां, खेती की पद्धतियां. तो प्रैक्टिसेज का मतलब पद्धतियां होगा. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिफिकल्ट या न्यू वर्ड्स है आपके लिए,
बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब आप जो वर्ड हैं वो जानते हैं, आप ऑलरेडी उनसे इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। और आप जैसा कि जानते नहीं हैं क्योंकि शायद नहीं जानते ही होंगे, क्योंकि 7th क्लास में भी ये बूझो और पहेली, ये दो कैरेक्टर हैं इस बुक में। एक ये गर्ल है, गर्ल कैरेक्टर है, इसका नाम है पहेली, और एक बॉय कैरेक्टर है जिसका नाम है बूझो। ये बूझो और ये पहेली बीच बीच में आते रहेंगे, हर लेसन में आते रहेंगे, और ये कुछ क्वेश्चंस इनके माइंड में होंगे जो कि पुटअप करेंगे। कुछ जब हम रीडिंग करेंगे, लेसन की रीडिंग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो जैसे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं, ऐसे ही बूझो और पहेली ये जो दोनों हैं ये भी कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रखेंगे और कभी कभी कुछ अपनी ओर से थॉट्स भी क्रिएट करेंगे। तो ये बीच बीच में आते रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे, इनको भी हम पढ़ते चलेंगे। तो एक तरह से मैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि ये कौन है, ये बूझो है, ये पहेली है, ये बीच बीच में आते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो वर्ड है इस लेसन का वो पहेली से ही शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि पहेली और बूझो कौन है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं लेसन को। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो गए उनके अंकल के घर पर ड्यूरिंग यानी दौरान द समर वेकेशन। समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों के ड्यूरिंग यानी दौरान। बूझो और पहेली ये दोनों जो हैं वो समर वेकेशन में यानी गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पर गए। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर यानी किसान हैं। वन डे एक दिन दे सा उन्होंने देखा सम टूल्स कुछ औजार। उन्होंने एक दिन कुछ टूल्स देखे, कुछ औजार देखे, लाइक खुरपी। जैसे कि खुरपी आप जानते हैं हिंदी का वर्ड है, इसलिए ये कोई डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इसको नहीं काउंट किया था। जैसे कि खुरपी उसने बूझो और पहेली ने देखी, सिक्कल यानी हंसिया देखी, और शॉवल यानी बेलचा देखा, प्लो यानी कि हल, प्लो यानी हल ये पहले भी आ चुका है, प्लो यानी हल होता है खेत में चलाने का, ये सब देखे, एटसेट्रा आदि। ये सारे जो टूल्स थे वो बूझो और पहेली ने देखे इन द फील्ड, खेत में। अब ये बूझो जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज बूझो से क्या बोल रहा है बूझो, देखते हैं इसमें। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, वेयर एंड हाउ, कहां और कैसे, वी यूज दीज टूल्स, हम इन टूल्स को यूज करते हैं। तो कैसे हम इन टूल्स को यूज करते हैं ये बूझो जानना चाहता है। तो आप जानते हैं खुरपी जो होती है छोटी सी होती है, हैंड टूल्स है, हाथ में लेकर के करने का टूल है, और इससे हम थोड़ा डिगिंग कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं पौधों के लिए। सिक्कल जो होती है वो हंसिया या दराती होती है जो कि क्रॉप को यानी फसल को हार्वेस्ट करने के काम आती है, कटाई करने के काम आती है। शॉवेल जो है वो बेलचा होता है जो कि बराबर लेवलिंग करने के काम आता है। प्लो जो हल होता है वो खेत को जोतने के, प्लॉ करने के काम आता है। तो अलग अलग इनके यूजेज हैं, ये सारे यूजेज अपन पढ़ने वाले हैं इस फर्स्ट लेसन में। तो आगे हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा जो टूल है वो किस तरह से यूज में आता है। यू हैव लर्नड, आप लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दैट की ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सभी जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सजीव। आप जान चुके हैं कि सभी सजीव रिक्वायर यानी जरूरत होती है, फूड यानी भोजन की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर, मेक यानी बना सकते हैं, देम सेल्वेज यानी अपने आप। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, हाउ ग्रीन प्लांट्स, कि कैसे हरे पौधे सिंथेसाइज यानी संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, देयर ओवन फूड, उनका खुद का भोजन। तो पिछली क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने इसको स्टडी किया है कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि आप उस चीज को याद है आपको कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स होती है
वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करती है और उसके प्रोडक्शन में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जनरेट होती है। ये सारी चीज़ें हम फोटोसिंथेसिस, ये जो इसकी प्रोसेस होती है फूड से प्रिपेयरिंग की, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसके बारे में हम 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स यानी जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी जिसमें कि ह्यूमंस भी इंक्लूड है, मनुष्य भी जिसमें शामिल है, कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि भले ही आपको लगता होगा कि मेरी मम्मी फूड बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है किचन में, पर एक्चुअल में हम लोग केवल उनको असेंबल करते हैं। एक तरह से जो बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को मिक्सअप करके हम लोग अपना खाना बनाते हैं। हम जनरेट नहीं कर सकते हैं अपना फूड, हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। आप रोटी बनाते हैं तो वो आप व्हीट के ऊपर डिपेंड होते हैं, आप सब्जी बनाते हैं तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग एक्चुअली 90% प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। केवल प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहां से गेट यानी प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे पहले, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, सबसे पहले हमें फूड ईट करने की जरूरत ही क्यों है, सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वाई डू वी हैव टू ईट, वाई डू वी हैव टू ईट, हमें क्यों ईट करना पड़ता है, हमें क्यों खाना पड़ता है फूड यानी भोजन, भोजन करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, भोजन हम करते ही क्यों हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें भोजन करने की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड, की एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा होती है भोजन से, इज यूटिलाइज्ड, वो काम में ली जाती है बाय ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के द्वारा। भोजन के अंदर जो एनर्जी होती है, फूड के अंदर जो एनर्जी होती है, वो यूटिलाइज की जाती है, काम में ली जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी कि सजीवों के द्वारा, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, फॉर कैरिंग आउट यानी चलाने के लिए, देयर वेरियस उनके अनेक प्रकार के बॉडी फंक्शंस, शरीर के कार्यों को। अपनी बॉडी जो है वो बहुत सारे काम करती है, फंक्शंस करती है, और उन फंक्शंस को करने के लिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है, काम में लिया जाता है अपनी बॉडी के द्वारा, क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस करती है। हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, हम जो हमारा फूड है उसका पाचन होता है, और इसी तरह हम और भी कई अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेज है, वो एक्टिविटीज है, वो चलती रहती है। मेनली जो फूड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है हमारी, ईटिंग, हम लोग खाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और उसके बाद एक्सक्रेशन होता है, उसका निष्कासन होता है। जो यूजलेस जो चीजें होती है फूड में, वो फिर उनको आउट थ्रो कर दिया जाता है। तो ये इस तरह की चीजें फूड से रिलेटेड है। हम ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं, हम बहुत सारे फिजिकल वर्क्स करते हैं, उन सब में एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारी बॉडी जो है फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करती है, काम में लेती है। सच एज, जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस करती है हमारी बॉडी, डाइजेशन यानी कि पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सांस लेना, एंड एक्सक्रेशन, और जो यूजलेस फूड है उसको, यूजलेस जो प्रोडक्ट बनते हैं लास्ट में, वो उसको बाहर निकालना शरीर से, जिसको हम लोग उसके लिए हिंदी में जो वर्ड उत्सर्जन,
तो एक्सक्रेशन का मतलब है उत्सर्जन, जो यूजलेस चीजें हो जाती है लास्ट में, जिसमें से फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी उसमें से जो अच्छी चीजें होती है, जो बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारे उसमें से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो बेकार या वेस्टेज बचता है उसको एक्सक्रेट कर दिया जाता है, यानी उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी जो फंक्शंस हैं इनमें एनर्जी लगती है। वी गेट अवर फूड, हम अपना फूड प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, और एनिमल्स या फिर एनिमल्स से। अब एनिमल्स से कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुछ जो नॉन वेज ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मांसाहारी मनुष्य होते हैं, कई जो मांस खाते हैं, तो वो डायरेक्ट एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और हम लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो भी हम लोग दूध पीते हैं, वो एनिमल से हमें मिलता है। इसके अलावा दूध के अलावा भी दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कर्ड है, दही है, बटर मिल्क है, छाछ है, ये सारी चीजें भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम कुछ हमारा भोजन का जो पार्ट है वो एनिमल से भी आता है और मेनली हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो दोनों पर डिपेंड होते हैं हम फूड के लिए। मेनली हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और कुछ परसेंटेज में हम एनिमल्स पर भी फूड के लिए डिपेंड होते हैं, और बोथ या दोनों पर भी डिपेंड होते हैं। यहाँ पर पहेली आ गई है, देखते हैं व्हाट शी इज सेइंग, क्या कह रही है वो। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, फूड यानी भोजन, हैज टू बी प्रोड्यूस किया जाना होता है। फूड को प्रोड्यूस किया जाना होता है, यानी फूड को उगाया जाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, उत्पादित किया जाना पड़ता है ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर। फूड को बड़े पैमाने पर उगाना पड़ता है, उगाना नहीं आया है बल्कि यहाँ पर प्रोड्यूस करना आया है, शब्द जो आया है। तो फूड को बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी सी जगह पर अपनी क्रॉप ग्रो कर लें, उगा लें और उसके अपना काम चल जाएगा। तो ये एक लार्ज स्केल पर करना पड़ता है। बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, जहां पर फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये एक लार्ज स्केल पर किया जाने वाला काम है। तो ये पहेली जो है वो यही कह रही है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है ऑन ए लार्ज स्केल पर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन यानी बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के क्रम में, इन ऑर्डर यानी क्रम में। बड़ी जनसंख्या है, अपने इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं सबसे फर्स्ट पूरी वर्ल्ड में चाइना है, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी। लगभग 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। तो इतनी लार्ज जो पॉपुलेशन है उसको फूड कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, कैसे उसको उपलब्ध करवाया जाए, तो उसी की ऑर्डर में, उसी के क्रम में रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित उत्पादन। ऐसा नहीं है कि एक बार फूड का प्रोडक्शन किया और फिर बैठ गए लंबे समय तक, ऐसा नहीं है। रेगुलर प्रोडक्शन यानी नियमित उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, सही प्रबंधन। नियमित उत्पादन यानी कि रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट, सही उसका प्रबंधन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका वितरण, सब लोगों तक समान रूप से आवश्यकता अनुसार वो पहुंच जाए, वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण इज नेसेसरी, वो जरूरी है। तो फूड, जब ये फूड का जो प्रोडक्शन का काम है ये बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है और इसमें 2-3 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो है रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, सही प्रबंधन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, सब लोगों तक पहुंच जाना, ये बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। तो आइए अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस,
यानी कृषि पद्धतियां। मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है कि प्रैक्टिसेज का मतलब है पद्धतियां, तरीके, उसको प्रैक्टिसेज कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी कृषि पद्धतियां, खेती की पद्धतियां, कौन कौन से वो काम हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो वर्क हैं जो एग्रीकल्चरल वर्क के अंडर में आते हैं। जब कोई भी एग्रीकल्चर करना चाहता है, खेती करना चाहता है, तो उसको कौन कौन से वर्क करने होते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। टिल 10,000 BCE। BCE का मतलब अपन ने सोशल स्टडी में पढ़ा है बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा से पहले का जो, ईसा के जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड था वो BCE कहलाता है, बिफोर कॉमन इरा। ईसा के जन्म के 10,000 वर्ष पहले तक, टिल यानी तक, ईसा के जन्म के 10,000 वर्ष पहले तक पीपल वर नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब होता है खाना बदोश, या जो एक स्थान पर नहीं रहता, घूमता रहता है। कोई भी जो, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे जानवर, जंगली जानवर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो उसको, उस प्रकार का जो जीवन होता है वो नोमेडिक कहलाता है, यानी यायावर। हिंदी में इसके लिए शब्द है यायावर या घुमंतु, घूमते फिरने वाले। तो 10,000 ईसा के जन्म के 10,000 वर्ष पहले तक पीपल वर नोमेडिक, लोग नोमेडिक थे, घुमंतु थे, खाना बदोश थे। देवर वेंडरिंग, वो वेंडरिंग यानी घूमते रहना, वे घूमते रहते थे, वेंडरिंग यानी घूमते रहते थे इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में। अकेला नहीं घूमता था मनुष्य, ग्रुप बना करके घूमता था, वेंडरिंग करता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड शेल्टर, और आवास की और सुरक्षा की तलाश में। शेल्टर यानी आश्रय, आश्रय यानी ऐसी कोई जगह जहां उसको सुरक्षा मिल जाए, रहने के लिए कुछ थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाए, उसको शेल्टर बोलेंगे, आश्रय। तो वो आश्रय और भोजन, फूड एंड शेल्टर, इन दो चीजों की सर्च में, इन दो चीजों की तलाश में वो वेंडरिंग करता रहता था, घूमता रहता था। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो खाते थे रॉ फ्रूट्स यानी कच्चे फल, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, और उन्होंने शुरू किया हंटिंग यानी शिकार करना, एनिमल्स यानी जानवरों का, फॉर फूड, भोजन के लिए। पहले तो वो रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स ईट करते थे, कच्ची सब्जियां और फल खाते थे। बाद में उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया, यानी शिकार करना स्टार्ट किया। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टीवेट, वे खेती कर सके, बाद में वो खेती कर सके, लैंड यानी जमीन पर, या जमीन को जोत सके। कल्टीवेशन यानी खेती भी होता है, तो यहाँ पर इसका जो सेंस है वो ये है। बाद में, लेटर यानी बाद में जाकर, ये सब होने के बाद में जाकर। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, बाद में जाकर के, कई समय के बाद में, वो लैंड को कल्टीवेट कर सके, जमीन पर खेती कर सके। एंड प्रोड्यूस राइस, और उन्होंने चावल को प्रोड्यूस किया, चावल का उत्पादन किया। व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन किया। एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी जो भोजन की फसलें थी उनका उत्पादन किया। दस, इस तरह वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से खेती का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ यानी खेती का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अब खेती होती क्या है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर, विच थिंग वी कैन इंट्रोड्यूस एज एग्रीकल्चर, किस चीज को हम एग्रीकल्चर के रूप में समझ सकते हैं। तो ये यहां पर लिखा है, एग्रीकल्चर क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, फसल किसे कहते हैं, ये सब चीजें यहां पर आने वाली है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब, सेम काइंड यानी समान प्रकार के प्लांट्स, एक ही टाइप के प्लांट्स, सेम काइंड, सेम काइंड यानी सेम यानी समान, काइंड यानी प्रकार। सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, जब आर कल्टीवेटेड, उनको उगाया जाता है। एट वन प्लेस, एक स्थान पर।
जब एक ही प्रकार के पौधों को, सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं, उनको जब कल्टीवेट किया जाता है एक ही प्लेस पर ऑन ए लार्ज स्केल, लेकिन बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर, काफी मात्रा में, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो इसको एक क्रॉप कहते हैं, इसको फसल कहते हैं। आपने अपने घर में 5 पौधे उगा लिए एक ही टाइप के, तो उसको क्रॉप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर नहीं है। तो जब लार्ज स्केल पर सेम काइंड के प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं एक ही प्लेस पर, तो वो क्रॉप कहलाती है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। ये क्रॉप की डेफिनेशन है, ये आपको शायद बाद में रिटर्न वर्क में नोट डाउन भी करनी पड़ेगी। सो यू शुड अटेंशन ऑन दिस, इसलिए इस पर ध्यान विशेष देना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ व्हीट, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, जो गेहूं की फसल का मतलब है, क्रॉप ऑफ व्हीट यानी गेहूं की फसल, मीन्स यानी का मतलब है दैट की ऑल द प्लांट्स, की सारे प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड, जो एक फील्ड में उगाए गए हैं, आर दैट ऑफ व्हीट, वो व्हीट के हैं। अगर हम व्हीट की फसल की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि क्रॉप ऑफ व्हीट, व्हीट की क्रॉप अपन किसको कहेंगे कि खेत में, फील्ड में सारे जो प्लांट्स हैं वो व्हीट के उगाए गए हैं। फिर से इसको रीड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ व्हीट यानी गेहूं की फसल, मीन्स यानी उसका मतलब क्या है। अगर हम गेहूं की फसल की बात करते हैं, क्रॉप की बात करते हैं, मीन्स यानी उसका मतलब है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन, कि जितने भी प्लांट्स ग्रोन यानी उगाए गए हैं इन ए फील्ड, एक खेत में, आर ऑफ द व्हीट, वो व्हीट के हैं। तो हम उसको फिर क्रॉप ऑफ व्हीट कहेंगे, गेहूं की फसल कहेंगे। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कि जो क्रॉप्स होती है, जो क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, कई प्रकार की होती है। लाइक सेरियल्स, जैसे कि अनाज, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, इनको वर्गीकृत किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, सीजन के बेसिस पर, ऋतु के आधार पर, सीजन के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है क्रॉप्स को, इन विच दे ग्रो, जिसमें उनको उगाया जाता है। जिस सीजन में उनको ग्रो किया जाता है, फसल को, क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उस सीजन के बेसिस पर भी हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां तक अपना हो चुका है और टाइम भी अपना अप हो चुका है आज के वीडियो का। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम next paragraph in our next video. We will meet tomorrow and we will understand many things about the agriculture, about the crops, about the various implements which are related to agriculture. We will we will study many of things about agriculture in this lesson. Okay, dear students, we will meet tomorrow and we will read forward tomorrow. See you and bye.